गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का राजस्थान भूगोल की जो क्लास है उसके अंदर। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे राजस्थान का भौतिक प्रदेश जो है, राजस्थान का पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, उसके बारे में। हमने उससे जुड़े हुए कुछ बिंदु डिस्कस कर लिए क्लास में। उनमें से जैसे अगर हम रिवीजन करें क्विक, तो उसमें से हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो उसमें ये पढ़ा है कि राजस्थान का जो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल आज जिस स्वरूप में हमें दिखाई देता है, उस स्वरूप में ये कहाँ आज आया कैसे। तो उसके अलग अलग युग में जो परिवर्तन हुए थे, जैसे मेसोजोइक महाकल्प में क्या परिवर्तन हुआ, टर्सरी कल्प में क्या परिवर्तन हुआ, उसके बाद प्लिस्टोसिन युग में क्या परिवर्तन हुआ, ये सारे हमने पढ़ लिए लास्ट क्लास में। उसके अलावा हमने देखा वर्षा की मात्रा के आधार पर पश्चिमी रेतीला मरुस्थल को दो भागों में हमने बांटा। जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से ज़्यादा होती है, उस क्षेत्र को हमने माना अर्ध शुष्क। और उससे पश्चिम की तरफ, जहाँ 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से भी औसत से भी कम वर्षा होती है, उस क्षेत्र को हमने नाम दिया शुष्क मरुस्थल। ये दो तरह से हमने अभी तक उसका डिवाइडेशन किया है। आज हम बात करेंगे आज की क्लास में कि पश्चिमी रेतीला मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है, बेसिकली किस किस ने बताया है उसके बारे में। दूसरा, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जैसे कि अपनी हेडिंग है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। और उसमें से जो पहला पार्ट है पश्चिम की तरफ, उसकी हम बात कर रहे थे। पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। सबसे पहले आज की जो क्लास है उसमें हम लिखेंगे इसका क्षेत्रफल कितना है। तो स्टार लगा करके लिख लें विस्तार। विस्तार विस्तार व क्षेत्रफल। अब इसमें हम देखेंगे कौन कौन से जिलों में इसका विस्तार है और क्या इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल तो है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। और ये किसने बताया है? तो एक किताब लिखी है इन्होंने, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, हरिमोहन सक्सेना जी ने, उसमें इन्होंने इस बात का वर्णन किया है। तो आप लिख सकते हैं कोष्टक में हरिमोहन सक्सेना। आपको थोड़ा ये ध्यान रहेगा कि ये किसने बताया। और जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है और जिसे हम मान सकते हैं, मानने को दोनों ही ऑथेंटिक हैं, ये भी और जो हम लिख रहे हैं अभी, 2,06,409 वर्ग किलोमीटर। ये दो क्षेत्रफल हमारे जो ऑथेंटिक गाइड है उनमें बता रखा है। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर हरिमोहन जी सक्सेना जी ने बताया है। 2,06,409 वर्ग किलोमीटर एनसीईआरटी की किताबों में है, तो हम दोनों को कंसिडर कर सकते हैं। अब हम विस्तार की बात करेंगे, तो नक्शे के हिसाब से एक बार विस्तार देख लेते हैं। ये जैसे मान लीजिए राजस्थान का मैप हमारे सामने है। अब इसमें हम पश्चिमी रेतीला मरुस्थल के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, अब साइड के हिसाब से हम बात करें मैप में, ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, इधर पश्चिम या वेस्ट हो गया, और इस तरफ ईस्ट हो गया। ये हमने चारों साइडों का नाम लिखा। पश्चिमी रेतीला मरुस्थल जो है वो राजस्थान की पश्चिमी दिशा में है।
तो यहाँ से शुरू होगा। अगर हम जिलों की बात करें तो यहाँ ऊपर की तरफ, इस तरफ जो जिला है वो कौन सा है, श्रीगंगानगर। नीचे की तरफ यहाँ पर है हनुमानगढ़। उससे और नीचे आते हैं तो इस तरफ ऐसे लंबाई में चूरू, चूरू के पास यहाँ सीकर, सॉरी झुंझुनू, और उसके बाद यहाँ मान लीजिए सीकर। ये सीक्वेंस में जिले हैं। श्रीगंगानगर से नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर बीकानेर, बीकानेर के बाद यहाँ फलोदी, फलोदी के बाद यहाँ जैसलमेर, जैसलमेर के बाद यहाँ नीचे की तरफ बाड़मेर। ये सीमा के जो जिले हैं वो हमने देख लिए। तो अब तक देखिए विस्तार की बात कर रहे हैं हम कि कौन कौन से जिले हैं जहाँ पश्चिम का रेतीला मरुस्थल है। ऊपर से हमने शुरू किया तो श्रीगंगानगर, उसके बाद यहाँ बीकानेर, नीचे फलोदी, उसके बाद यहाँ कोने में जैसलमेर और बाड़मेर। एक तो इधर ये जो 5 जिले हमें दिख रहे हैं इनमें है। इसके अलावा इधर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से नीचे चूरू, चूरू से नीचे झुंझुनू, झुंझुनू से नीचे सीकर। ये सीमाई जिले हमने देख लिए जहाँ पर विस्तार है। इसके अलावा जो आंतरिक जिले हैं उनमें भी है। तो श्रीगंगानगर के नीचे की तरफ या यहाँ से शुरू करें हम तो बाड़मेर के यहाँ पास में है जो अभी नया जिला बना है बालोतरा, बाड़मेर से हट करके बालोतरा में है। इसके अलावा ऊपर की तरफ यहाँ जोधपुर, जोधपुर में भी है। ऊपर चलेंगे तो नागौर, डीडवाना, कुचामन। नीचे की तरफ यहाँ पाली और उसके कुछ हिस्सों को जोड़ करके, जैसे पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा का कुछ हिस्सा ले लिया, अजमेर का कुछ हिस्सा ले लिया, ब्यावर जिला बना है। तो हम एक एक करके इनके नाम लिख लेते हैं साइड में कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पश्चिम का रेतीला मरुस्थल फैला हुआ है। तो सबसे ऊपर देखिए, टॉप पर हमने देखा था श्री गंगानगर। और ये मैप की हेल्प से ही आपको समझना है ताकि थोड़ा सा का आपको ध्यान में रहे, आपको याद रहे। श्री गंगानगर, श्री गंगानगर के बाद नीचे की तरफ इधर अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आए तो बीकानेर, बीकानेर के बाद और नीचे आएंगे तो नया जो जिला बना है फलोदी, फलोदी से और नीचे आएंगे तो जैसलमेर, और जैसलमेर से नीचे की तरफ आएंगे तो बाड़मेर। ये 5 जिले हमने इधर लिख लिए। अब इस तरफ वाले स्पेस में लिख लेते हैं। देखिए नंबर 6 पे मान लीजिए इस तरफ अगर चलेंगे तो श्रीगंगानगर के पास ही कौन सा है, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के नीचे है, जस्ट नीचे की तरफ चूरू, चूरू से और नीचे चलेंगे तो झुंझुनू, और झुंझुनू से और नीचे आएंगे तो सीकर। ये ऐसे जिले हैं जो राजस्थान की सीमा पर हैं और जिनमें पश्चिमी रेतीला मरुस्थल का विस्तार है। अब कुछ ऐसे जिले रह गए जो अंतर्वर्ती हैं, सीमा तो नहीं बनाते लेकिन वहां भी रेगिस्तान का विस्तार है। तो वो कौन कौन से हैं, इसी तरह से अगर सीक्वेंस में हम लिखना चाहें तो अंदर की तरफ से लिखेंगे। जोधपुर एक तो ऐसा जिला है, जोधपुर के बाद पाली ऐसा जिला है। अगले पेज पर लिख लेते हैं। 11 जिले हम लिख चुके हैं, वापस से रिपीट करें तो ऊपर की तरफ श्रीगंगानगर, नीचे की तरफ फिर बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, इधर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद चूरू, चूरू के बाद झुंझुनू, झुंझुनू के बाद सीकर। इससे के अलावा जोधपुर, पाली। नंबर 12 पे देखें तो बालोतरा 13, जालोर 14, नागौर, और नंबर 15 पर है डीडवाना कुचामन जो अभी नया जिला बनाया है। तो इस तरह से हमने कितने जिले लिख लिए, 15 जिले। तो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल का राजस्थान के 15 जिलों में विस्तार है। और वो सारे जिले लगभग राजस्थान की कौन सी सीमा पर हैं,
पश्चिमी सीमा पर है, पश्चिम से चलते हुए नागौर जो है वो लगभग राजस्थान के मध्य में है, वहां तक रेतीला मरुस्थल का विस्तार है। इसके अलावा एक और जिला है जो नया बना है, वह करके आप लिख लें। 15 तो जिलों में पूर्ण रूप से, और ब्यावर का दक्षिणी पश्चिमी भाग, नया जिला जो ब्यावर बना है उसके दक्षिणी पश्चिमी भाग तक भी पश्चिमी रेतीला मरुस्थल का विस्तार है। तो हम एक बार वापस देखें तो श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, पाली, बालोतरा, जालोर, नागौर, डीडवाना, कुचामन और ब्यावर का दक्षिणी पश्चिमी भाग। इस तरह से 15 पूर्ण जिलों में और ब्यावर के आंशिक भाग में पश्चिमी रेतीला मरुस्थल का विस्तार है। क्षेत्रफल कितना देखा हमने? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। उसके अलावा हरिमोहन जी सक्सेना जी ने वो बताया है, और एनसीईआरटी में जो हमें बता रखा है वो 2,06,409 वर्ग किलोमीटर। तो ये चीजें हमने आज की क्लास में अब तक देख ली। अब हम बात करते हैं इससे जस्ट आगे, इसी पश्चिमी रेतीला मरुस्थल से जुड़ा हुआ ही अगर टॉपिक लें तो, कि इसका संपूर्ण जो थार का मरुस्थल है, जैसे मान लीजिए थार का मरुस्थल 100% है, लिख लेते हैं यहाँ पर। पश्चिमी रेतीला मरुस्थल जो है वो किसका भाग है? थार के मरुस्थल का। अच्छा, थार के मरुस्थल को भी किसका भाग माना जाता है? तो आप इंडियन ज्योग्राफी में हो सकता है कभी पढ़ें। ये भी किसका भाग है? ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल। ये ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल क्या है? तो इसमें क्या है, संपूर्ण विश्व के बड़े बड़े मरुस्थलीय भाग हैं उनको शामिल किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बड़े मरुस्थल में एक तो क्या है, थार का मरुस्थल हो गया, अफ्रीका का सहारा वाला जो डेजर्ट है, उत्तरी अफ्रीकी महाद्वीप के उत्तरी भाग में, अफ्रीका के महाद्वीप के उत्तरी भाग में है। उसके अलावा जो अरब मरुस्थल हैं, अरब जो देश हैं, वहाँ के जो मरुस्थलीय भाग हैं, उन तीनों को ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल में शामिल किया जाता है। तो आप ये भी एक कोने में लिख लें, हो सकता है कभी इससे भी क्वेश्चन बना लिया जाए। वैसे तो आप इंडियन ज्योग्राफी में इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ मैं मरुस्थल को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सहारा मरुस्थल, इस तरह से थार का मरुस्थल जो है वो किसका भाग है? ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का। अब हम इसका डिवाइडेशन कर रहे थे कि इसको अगर 100% माने तो उसमें से कितना परसेंट किस किस देश में है। तो ये लगभग अपने 1947 जब देश विभाजित हुआ था उससे पहले पूरा 100% भारत में था, लेकिन चूंकि भारत से हट करके 1947 में पाकिस्तान नाम का एक देश बन गया, तो लगभग 15% जो है वो थार के मरुस्थल का भाग पाकिस्तान में चला गया। तो 85% तो रह गया भारत में, और उसमें से 15% चला गया पाकिस्तान। हम पाकिस्तान वाले भाग की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे भारत में जो 85% है, वो अगर स्टेट वाइज हम बांटें, स्टेट के हिसाब से बांटें, तो 85% में से कितना कितना कौन से राज्य में है, तो वो देख लेते हैं। हमको बांटना कैसे है, दो तरह से चीजें बांटी जाती हैं। या तो हम कह सकते हैं कि टोटल जो 85% भारत में है उसका प्रतिशत, या हम कह सकते हैं कि संपूर्ण जो थार का मरुस्थल है उसका कितना कितना भाग भारत के कौन कौन से राज्य में है। तो हम उस तरह से बांट रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखना वापस, जितना थार का मरुस्थल भारत में है हम उसका डिवाइडेशन नीचे नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व में यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों में मिलाकर के जो थार का मरुस्थल है उसको भारत के अलग अलग राज्यों के हिसाब से बांट रहे हैं। इस 85% को हम टुकड़ों में बांट रहे हैं। तो ये कैसे कैसे आपको बता देते हैं। इसमें से हरियाणा में है,
पंजाब में है, राजस्थान में है, और आप देखेंगे ना तो ये सारे जो जिले हैं, सॉरी सारे राज्य, वो सारे पड़ोसी राज्य हैं और गुजरात में है। अब 85 में से हरियाणा में तो है 6%, पंजाब में है 8%, राजस्थान में लगभग है 58%, और गुजरात में है 13%। जब आप जोड़ेंगे 8 और 6 14, 14 और 13 27, 27 और 58 85%। हमने इसी 85 को अलग अलग राज्यों के हिसाब से बांट दिया। 6% हरियाणा में है, 8% पंजाब में है, 58% राजस्थान में है, और 13% उसका विस्तार गुजरात में है। ये राज्यों के हिसाब से डिवाइडेशन हो गया। अब एक बार इसको नोट डाउन भी आप कर लें। तब तक मैं आपको बता दूं, थार के मरुस्थल का, संपूर्ण थार के मरुस्थल का लगभग 85% भारत में है, 15% पाकिस्तान में है। उसमें से चारों राज्यों में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में, इस तरह से परसेंट वाइज नीचे डिवाइडेशन हो रखा है, वैसे थार का मरुस्थल बटा हुआ है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया 58% किसका था, तो संपूर्ण विश्व के। अब हम बात करेंगे जो भारत के अंदर है, उसका कितने प्रतिशत राजस्थान में है। भारत के थार के मरुस्थल, हम दो तरह से उसका डिवाइडेशन देख रहे हैं। एक हमने देख लिया संपूर्ण विश्व के हिसाब से, दूसरा हम देख लें भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो भारत के थार के मरुस्थल का 62%, कितना, 62% कहाँ है, राजस्थान। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं वापस आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगा। हम अभी जो बात कर रहे थे 58% की बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे 58 की, और अभी बात करने लगे 62 की। दोनों में फर्क क्या है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। 58% जो है वो संपूर्ण थार के मरुस्थल का भाग है, जो कि राजस्थान में है। और 62% क्या है, तो भारत के अंदर जो 85% थार का मरुस्थल है ना, उसका 62% कहाँ है, राजस्थान। ये थोड़ा सा क्लियर रखना, ये दोनों में फर्क है। अगर आपसे भारत के कुल थार के मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है, तो जवाब देना है 62%। और अगर आपसे पूछा जाए संपूर्ण थार के मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है, तो आपका जवाब होना चाहिए 58%। ये क्षेत्रफल को लेकर के हमने बात की है। इसके अलावा अब आगे थार के मरुस्थल से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है उसी में हम लेते हैं। अभी जो बता रहा था मैं क्लास के शुरू में कि एक बार तो हमने वर्षा के आधार पर बांट लिया, अब हम बांटते हैं इसको बालू का स्तूपों की उपस्थिति के आधार पर। तो पहले आपके दिमाग में आएगा बालू का स्तूप क्या होते हैं। अगर किसी ने रेगिस्तान में कभी यात्रा करी है, देखा है रेगिस्तान को, तो उसने वहां पर बालू का स्तूप जरूर देखे होंगे। हो सकता है आपको उस समय उसका नाम नहीं पता हो, लेकिन आपने देखे जरूर होंगे। तो बालू का स्तूप क्या होते हैं, जैसे मान लिया आप रेगिस्तान में गए, जैसलमेर घूमने चले गए, तो वहां आपको इस तरह के रेत के बड़े बड़े टीले दिखाई देंगे। अब वो अलग अलग आकृति के होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं दिखने में। वो हम बात करेंगे कौन से होते हैं, कैसे उनका डिवाइडेशन है। अभी एक बेसिक अगर हम समझें तो इस तरह के धोरे हमें दिखाई देते हैं, लहरदार, जो रेत जमा होती है उस पर हवा के साथ टीलों का निर्माण हो जाता है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बालू का स्तूप। देखो इसको शब्द को भी अब अगर आप समझेंगे ना, तो बालू का मतलब रेत और स्तूप मतलब टीला।
बालू के द्वारा या उसके जमाव से जो टीला बन गया है उसको कहते हैं बालू का स्तूप। तो पहले बालू का स्तूप की डेफिनेशन लिख ले नीचे। पवनों के साथ रेत का एक स्थान से, हवा क्या करती है, जब तेज चलती है तो हम उसको पवन कह देते हैं। तो पवन क्या करेगी, अपनी गति के साथ रेत को उठाएगी और किसी दूसरी जगह ला करके जमा कर देगी। जमा कैसे करती है, जैसे मान लीजिए अभी हवा तेज चल रही है तो टीले की जो मिट्टी है या जो जमा मिट्टी है उसको उठा लेगी और तेज गति से बहने लगेगी। जहां उसकी गति थोड़ी धीमी पड़ी तो वो क्या करेगी, अपने साथ ले जाई हुई मिट्टी को धीरे धीरे छोड़ती रहती है। या तो कोई अवरोध उसके सामने आ जाएगा, सामने अवरोध का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसने हवा को ब्लॉक कर दिया, तो वहां निक्षेपण शुरू हो जाएगा मिट्टी का। या फिर हो सकता है हवा की गति कम हो जाए, तो जैसे ही पवन धीरे चलने लगेंगी वो उस मिट्टी को या रेत को वहां पे छोड़ देंगी और जमाव हो जाएगा, जिससे बालू का स्तूप बन जाएंगे। पवनों के साथ रेत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार जमाव होने से बने रेत के टीलों को बालू का स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं, बालू का स्तूप। और ये डेफिनेशन जो है ना वो कभी एग्जाम में नहीं आती, ये लिखवाई केवल इसलिए जाती है ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ये बन जाए। हो सकता है कभी क्वेश्चन ये बन जाए कि पवनों के साथ रेत के जमाव से कौन सी स्थलाकृति पश्चिमी राजस्थान में बनती है, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि बालू का स्तूप बनते हैं। हमें पढ़ते समय हमारा जो डायमेंशन है वो हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि सर के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उसमें से क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, ताकि हम वही चीज़ याद रखें, फैक्ट जो कि हमारे एग्जाम के हिसाब से काम का है। अब हमने बालू का स्तूप की परिभाषा देख ली, अब डिवाइडेशन देख लेते हैं। बालू का स्तूप की उपस्थिति के आधार पर रेतीला मरुस्थल दो तरह का होता है, और ये बालू का स्तूप जनरली कौन से भाग में ज्यादा है, आपका जो शुष्क मरुस्थल वाला भाग है जो बिल्कुल पश्चिम में है, वहां बालू का स्तूपों की उपस्थिति ज्यादा है। अर्ध शुष्क वाले जो भाग हैं उनमें भी कई जगह है, जैसे अर्ध शुष्क में गग्गर बेसिन ऊपर की तरफ है, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ का एरिया वहाँ भी है। नीचे आएंगे तो कुछ ऐसा पार्ट जैसे आप बीच में ही बात करें तो नागौर है, डीडवाना कुचामन है, शेखावाटी वाला बेल्ट है, वहाँ पर भी रहेंगे, जबकि वो अर्ध शुष्क का भाग है। तो ऐसा नहीं है केवल शुष्क में रहेंगे, लेकिन अधिकांश संख्या कहाँ है, शुष्क में है। तो रेतीला मरुस्थल को बालू का स्तूपों की उपस्थिति के आधार पर हमने दो जगह डिवाइड कर लिया। एक तो हमने लिखा बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, और दूसरा हमने लिखा बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, यानी ऐसी जगह जहां पर बालू का स्तूप हैं और ऐसी जगह जहां पर बालू का स्तूप नहीं है। एक नाम और मिलता है हमको, मरुस्थलीय भाग। लेकिन आप तो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र से ध्यान रखें, कितने क्षेत्र में बालू का स्तूप है, कितने में नहीं है। तो अगर हम देखें रेतीला मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग, तो लगभग संपूर्ण जो रेतीला मरुस्थल है उसका 41.5%। कितना,
41.5% जो भाग है उसके अंदर क्या है, बालों का स्तूप नहीं है। उस क्षेत्र में बालों का स्तूप नहीं है। और इसके अलावा कितना बच गया, तो लगभग मुझे लगता है 58.5% ऐसा भाग बच गया जहां पर बालों का स्तूप है। ये दोनों पार्ट हो गए। बालों का स्तूप युक्त क्षेत्र 58.5%, बालों का स्तूप मुक्त क्षेत्र 41.5%। और ये रेतीला मरुस्थल का बालों का स्तूपों के आधार पर डिवाइडेशन है। ये जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, यहाँ बालू का स्तूप नहीं होने का रीजन है, यहाँ पर पथरीला जो मरुस्थल है वो मौजूद है, जिसको हम कहते हैं हमादा। मरुस्थल को हमने दो तीन तरह से आपने कभी बांट के पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो उसमें से पथरीला जो मरुस्थल है उसको कहते हैं हमादा, ठीक है। तो हमादा वाला जो पार्ट है, अब ये हमादा वाला पार्ट फैला हुआ किस तरह से है, मैप में ही देखें तो जैसे मान लीजिए राजस्थान का मैप अपने सामने है। अब इसमें से हम अगर डिवाइड करें या देखना चाहें तो कौन सा ऐसा भाग है जो बालू का स्तूप से मुक्त है, तो लगभग अगर यहाँ पॉइंट करें, नया जो जिला बना है यहाँ पर है फलोदी। इसके अलावा इस तरफ एक स्थान है जैसलमेर के अंदर, पोखरन जिसको कहेंगे। और नीचे यहाँ पर नया एक जिला बना है बालोतरा। तो यहाँ ये वाला जो है, ये पार्ट जो है बेसिकली इस वाले भाग में और इसके आसपास के एरिया में, मैंने तो ये जो आपको पॉइंट जोड़े हैं, ऊपर की तरफ फलोदी है, नीचे की तरफ मैंने लिख दिया बालोतरा, और इस तरफ पोखरण वाला भाग है जैसलमेर जिले में। ये तो मेन पार्ट है। इसके आसपास का भी कुछ क्षेत्र है जो पथरीला मरुस्थल है और इसकी वजह से वहां पर बालों का स्तूप नहीं है। तो ये ऊपर मैं लिख देता हूँ नाम। तो ये तो है, ये आप अगर देखेंगे तो ट्राइंगल की शेप बन गई। और इस तरफ पोखरण। तो रेतीला मरुस्थल का ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर बालों का स्तूप नहीं है। इसके अलावा जितना भाग बालोतरा ये जो अरावली वाला भाग है, मैं अरावली एक बार समझने के हिसाब से बना देता हूँ आपके सामने। इसके अलावा जो क्षेत्र बच गया उस सारे क्षेत्र में बालों का स्तूप मौजूद है, तो उसको हम कह देंगे बालों का स्तूप युक्त क्षेत्र। देखिए इसी में लिख लेते हैं। हमने अभी देखा किस किस के बीच में, तो बालोतरा, फलोदी व पोखरन के बीच पथरीला मरुस्थल होने के कारण बालों का स्तूप नहीं। अब बालों का स्तूप नहीं होंगे तो इसका नाम भी क्या पड़ गया, बालों का स्तूप। मैंने यहाँ क्रॉस लगाया है, आपको लिखना है बालों का स्तूप नहीं। इस वजह से इस पूरे क्षेत्र को क्या कह देते हैं, बालों का स्तूप मुक्त क्षेत्र। अब हम बात करते हैं, ये डिवाइडेशन हमने अब तक किया है उसमें
बालू का स्तूप युक्त का हो गया, बालू का स्तूप मुक्त का हो गया। अब बालू का स्तूप जो युक्त क्षेत्र है उसमें कौन कौन से बालू का स्तूप हैं, तो उनको डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं एक बार। आपको लिखना नहीं है पहले, एक बार केवल समझना है किस किस शेप के वहां पर अपने को बालू का स्तूप मिलते हैं। ये कुछ शेप हैं, मैं नाम बताऊंगा इनकी, एक बार आप देखते रहें। वैसे तो कुछ तो आप इनको जब देखेंगे ना तो थोड़ा अंदाजा तो आपको हो जाएगा कि इसका नाम क्या होना चाहिए। ये मैंने बनाई है झाड़ी। इसके आसपास जो है जहाँ जगह मिलती है वहाँ मिट्टी का जमाव हो जाता है और रेत का टीला बन जाता है। अब थोड़ा सा आप बोर्ड पे ध्यान से समझेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ शेप बनाई हैं और ये सारी शेप कैसी हैं, बालू का स्तूप से जुड़ी हुई शेप है। कैसे इनका निर्माण हो रहा है वो समझेंगे हम। देखिए एक तो हमने समझ लिया कि बालू का स्तूप कैसे बनते हैं, तो पवन जो है उसकी मदद से बनते हैं। पवन क्या करती है, मिट्टी को उठाती है, एक जगह से उठाती है दूसरी जगह जमाव करती है। अब वो किस शेप में वहां पर जमाव होता है इस पर उसका नाम निर्भर करता है। जैसे सबसे पहले जो आपको दिख रहा है वो अर्धचंद्राकार, मतलब जो चंद्रमा दिखता है ना हमको आधे चांद की तरह, अगर पूरा दिखे गोल तो उसके अलावा कई बार रात्रि को हम देखते हैं तो आधा चंद्रमा दिखता है। तो इसकी शेप कैसी है, अर्धचंद्राकार। ये हवा की जो, मान लीजिए यहाँ से पवन चल रही है, तेज गति से पवन चल रही है, आप ये मान के चलिए इधर से, तो ये क्या बन रहा है, हवा सामने से आएगी। इसका ये वाला जो सामने वाला भाग है इसको बोलते हैं उत्तल। दो तरह के लेंस होते हैं, जो जिनके पास चश्मा होगा वो तो ये चीज समझ जाएंगे। दो तरह के लेंस होते हैं, एक तो होता है इस शेप में नीचे से इस तरह का, और एक होता है अंदर से, जैसे इसको मैं मोड़ लूं ऐसे, मैं आपको बोर्ड पे दिखा देता हूँ देखो। एक तो होता है ये वाले शेप में, एक होता है इस वाली शेप में। इसको बोलते हैं उत्तल, इसको बोलते हैं अवतल। ठीक है। इसको अगर देखेंगे तो इसका बाहर वाला जो आपको दिख रहा है किनारा वो कैसा है, उत्तल। समझ पा रहे हैं ना आप, उत्तल वाला। और अंदर की तरफ का जो हिस्सा देखेंगे हम तो वो कैसा है, जैसे ये आपको भाग दिख रहा है अंदर, हम ये वाला हिस्सा यहाँ देख पा रहे हैं ना अंदर की तरफ घूमते हुए, तो इसको तो कहेंगे उत्तल। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो बालू का स्तूप दिख रहा है इसका सामने की जो हवा के सामने की जो भुजा है वो तो कैसी है, ये वाला सिरा, ये तो उत्तल, और अंदर वाला सिरा कैसा है, अवतल। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, बरखान। इस वाले बालू का स्तूप को हम कहते हैं बरखान। नाम इसी के ऊपर लिख रहा हूं मैं, ये हो गया पहला बरखान। कुछ कुछ उसी की शेप का, एग्जैक्ट उसकी तरह तो नहीं लेकिन उसी की शेप का, या आपने कह सकते हैं हेयर पिन जो होती है ना, लड़कियां शायद इसको ज्यादा समझें, वो हेयर पिन यूज करती हैं बालों में लगाने के लिए, पिन यूज करती हैं, तो लगभग उसकी शेप का बालों का स्तूप होता है। इसको
परवलयिक बालू का स्तूप बोलते हैं। नाम इसका यहीं पे लिख लेंगे। परवलयिक, दो शेप हो गई। इसकी आप देखेंगे ना तो पवन की जो दिशा है बरखान का जस्ट उल्टा होता है ये। बरखान में अवतल वाली जो साइड है वो सामने की तरफ है, लेकिन इसके अंदर क्या है, जो अवतल वाली भुजा है, अवतल वाली साइड है, वो पवन की दिशा के सामने है। तो ये हेयरपिन या परवलयिक बालू का स्तूप। इसके बाद आपको दिख रहा होगा स्टार लाइक शेप दिख रही होगी, इसको स्टार ड्यून कहते हैं। तो इसमें क्या है, कम से कम तीन चार भुजाएं अपने को आराम से, एक दो तीन चार और पांच भुजाएं बनी हुई दिख रही हैं। ये भुजा कैसे बनती है, तो जैसे किसी जगह हवा चल रही है, अब वो एक तरफ से नहीं चल रही। कई बार रेगिस्तान में ऐसा होता है कि तापमान का दबाव जो है, हवा चलने का या पवन चलने का कारण क्या होता है, तो एक स्थान पर निम्न वायुदाब हो गया, उसी के पास वाले किसी स्थान पर उच्च वायुदाब है। तो हवा जो हमेशा है वो किधर से किधर बहती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। तो जैसे हवा का बहाव शुरू हो गया, फिर थोड़ी देर बाद में दबाव का एरिया बदल गया। पहले निम्न वायुदाब जहाँ पे था, थोड़ी देर में बदलाव हो गया, किसी और तरफ से हवा आने लग गई। तो हवा की जो दिशा है वो अनियमित होती है, चारों तरफ से घूम घूम करके हवा चलती है, उस वजह से। और इसका बेस जो होता है ना, इस तारा स्तूप का बेस जो होता है वो लगभग पथरीला होता है, बेस का मतलब नीचे से। तो ऐसी जगह पर इसका निर्माण होगा। रेतीली जगह पर इसका निर्माण थोड़ा कम होता है, होता तो है लेकिन कम होता है। जनरली ये कहाँ बनेगा, तो जहां पर एक तो हवा की दिशा नियमित नहीं है, बदल रही है बार बार, और एक थोड़ा सा वहां नीचे का तल जो है वो रेतीला है। तो ये हो गया तारा स्तूप बोलते हैं इसको। तारा स्तूप या तारा बालू का स्तूप। फिर आगे देखिए, एक झाड़ी सी मैंने बना रखी है। झाड़ी के पास मिट्टी का जमाव होता है। क्या होता है, जैसे हवा तेज चल रही है, सामने हवा या पवन की दिशा में झाड़ी आई, झाड़ी से टकरा करके जो मिट्टी थी नीचे की तरफ, हवा क्या है बहुत सारी मिट्टी लेके चलती है। तो जो झाड़ी की हाइट से ऊपर थी वो तो निकल गई, लेकिन जो झाड़ी के तल के पास चल रही थी, जमीन के तल के पास चल रही थी, झाड़ी से टकरा करके वो सारी मिट्टी वहीं जमा होती रहती है। और वहां झाड़ी के पास रेत के टीले बन जाते हैं, जिनका नाम होता है, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इसको बोलते हैं स्रब काफीज। एक चीज ध्यान रखना, जनरली गाइडों में गलती क्या रहती है, स्रब काफीज बोलते हैं इसको। तो ये रे है ना, रे पे लगा होता है, आपको यहाँ नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि इसको बेसिकली स्रब का मतलब होता है झाड़ी, SHRUB, और इसका प्रोनाउंसिएशन यही है। तो इसको शुद्ध लिखना है, स में नीचे की तरफ रह, ब, स्रब काफीज। और ये कहाँ बनता है, जनरली झाड़ियों के पास। इसके अलावा झाड़ियों के पास इसी का एक छोटा रूप भी बनता है। यहाँ तो क्या है, मिट्टी का जमाव ज्यादा है, टीला थोड़ा सा बड़ा बनेगा। इसी के पीछे की तरफ, अब वो 3D में हमें दिखे, यहाँ तो दिख नहीं सकता। अब ये मान के चलिए झाड़ी ये है, इसके पीछे की तरफ छोटा टीला बनता है, और उसका नाम क्या होता है, नेब खा। तो यहीं पर आप एक नाम और लिख लें, सब्र काफी का बेटा कह लो, छोटा भाई कह लो, क्या होगा, नेब खा। आकार में थोड़ा सा छोटा है। इसके अलावा दो नीचे आपको सेफ और दिख रही हैं, इनमें से जो पवन की दिशा के समानांतर है, पवन की दिशा के समानांतर है, उसको तो कह रहे हैं हम अनुदैर्ध्य। और जो पवन की दिशा के समकोण पर है, जैसे पवन इधर से चल रही है, मेरा हाथ है, इससे टकरा रही है पवन, तो ये कौन सा होगा, अनुप्रस्थ। इसके अलावा एक और होता है सीप। सीप वालों का स्तूप कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए ये है आपके सामने बरखान, इसी की स्थिति से समझ लीजिए आप। इसके आपको दो सींग नुमा भुजाएं दिख रही हैं। जैसे आप तो सब ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो हमको अंदाजा है, घर पे पशु रखते हैं हम, उनके सींग जो होते हैं उसकी तरह है ये, मान लीजिए। और ये सींग कैसे निकलेंगे, पवन की दिशा के समानांतर, जिधर पवन जा रही है उस तरफ निकलेंगे।
तो ये क्या करते हैं, एक टाइम बाद में हवा का जमाव ज़्यादा होता रहता है, तो ये आगे बढ़ जाता है। अब थोड़ी सी हवा की दिशा में बदलाव हो गया मान लीजिए, तो ये हवा चलते चलते ऊपर वाला जो पूरा है ना बालों का स्तूप, इसको काट देगी और केवल एक भुजा लंबाई में रह जाएगी। ये आप बरखान को तो एक बार लिखा रहने दें, इस नीचे बना देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए इसी भुजा को पवन ने क्या कर दिया, इस तरह से कर दिया, एक ही भुजा रह गई। एक भुजा हवा का बदलाव मान लो, उसकी दिशा बदलने पे मान लो, तो ये जो बालों का स्तूप बन गया, इसको कहते हैं सीप। तो हमने देखिए कितने प्रकार के बालों का स्तूप देखे, बरखान, परवलयिक, तारा स्तूप, स्रवकापी, नेपखा, सीप, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। इसके अलावा लोनेट नाम से भी होता है। लोनेट एक तरह से नवचंद्राकार बोलते हैं उसको हिंदी में, और थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का बरखान की शेप में होता है। और जनरली बनता कहाँ है, जहां पर कोई पानी का भराव है मान लीजिए, और तल के साथ हवा नीचे उतरती है। जैसे ये गर्त है मान लें, ये कोई गड्ढा मैंने बना दिया, इस तरह से एक तल है, यहाँ के साथ हवा अगर नीचे उतर रही है, थोड़ा थोड़ा मिट्टी का जमाव इस तरफ कर देगी, इसको क्या कह देंगे, लोणेट। तो ये हमारे सामने इंपॉर्टेंट बालों का स्तूप बन गए। अब सभी एक बार चित्र के साथ इनके नाम लिख लें। ध्यान रखना है, इस वाले का नाम है अनुप्रस्थ, इस वाले का नाम है बरखान, इसको कहते हैं परवलिक या हेयर पिन, लाइक ड्यून। ये तारा स्तूप है, स्टार्ट। स्रवकापी, नेपखा, सीप, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, इनके नाम फोटो के साथ लिख लें एक बार। वीडियो आप पॉज करके भी लिख सकते हैं। चलिए अब इसमें हम क्या देखेंगे, अब तक हमने वो डिवाइडेशन देख लिया, बालों का स्तूप कौन कौन से हैं। अब इनको वन बाय वन हम देखेंगे कि कौन सा बालों का स्तूप, वैसे तो जनरली सभी प्रकार के बालों का स्तूप लगभग लगभग कम या ज्यादा संख्या में हर एक जिले में मिल सकते हैं। ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि बरखान को हमने पढ़ लिया चूरू के भालेरी गांव में मिलता है तो वहीं मिलेगा, किसी और जगह नहीं मिल सकता, या फिर परवलई किसी एक जगह मिलेगा अगली जगह नहीं मिलेगा। क्योंकि ये बालू का स्तूप मिट्टी से बने मिट्टी और पवन के संयोग से बने हैं, और ये कहीं भी बन सकते हैं किसी भी फॉर्म में। लेकिन हम देखेंगे क्या कि जनरली या ज्यादा कहाँ बनते हैं, तो सबसे ज्यादा जहाँ बनते हैं तीन चार जिले या तीन चार स्थान, उनको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले से। पहला आप लिख लें, आपने टॉपिक ऊपर डाल ही लिया होगा, बालू का स्तूप। बालू का स्तूप अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो इनको कहते हैं सैंड ड्यून। सैंड ड्यून। अब ये बालू का स्तूप में पहला जो टाइप है वो है बरखान। आप कोई सा भी लिख सकते हैं पहले, लेकिन हम बरखान से शुरू कर रहे हैं। अभी बरखान जो हमने देखा था अभी, उसी के फॉर्म में हम समझ चुके हैं, उसी के बारे में लिखेंगे। पवन की दिशा के समकोण पर, पवन की दिशा का समकोण क्या होगा, मैं वापस आपको उदाहरण से बताऊं। ये पवन सामने से चलती हुई आ रही है, ये मेरा हाथ जो है, इससे अगर हवा टकराएगी तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो अगर इस शेप में कोई बन रहा है तो उसको तो कह देंगे हम समकोण पर बना। अगर वो इस तरह से बन रहा है, ये आपका सैंड ड्यून है, हवा या पवन इधर से निकल रही है सीधी, इसको कह देते हैं समानांतर। तो इसको हम लिखेंगे पवन की दिशा के समकोण पर स्थित। और शेप कैसी है, अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार, पवन की दिशा के समकोण पर स्थित अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, जिनमें दो सींग नुमा,
तो सींग नुमा भुजाएं पवन की दिशा में, मैंने अभी बताया था ना आपको, पवन की दिशा के समकोण पर स्थित अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जिनमें दो सींगनुमा भुजाएं पवन की दिशा में आगे बढ़ी होती हैं तथा हवा के सामने की तरफ वह उत्तल आकृति में एवं विपरीत दिशा में अवतल आकृति बनाता है। पवन की दिशा के समकोण पर स्थित अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जिनमें दो सिंहनुमा भुजाएं पवन की दिशा में आगे बढ़ी होती हैं तथा हवा के सामने की तरफ वह उत्तल आकृति में विपरीत दिशा में अवतल आकृति में बने होते हैं। ऐसे बालू का स्तूपों को बरखान कहते हैं। बरखान बालू का स्तूप कहते हैं। हम अच्छे से समझ गए, याद भी इसको हाथों हाथ क्लास के टाइम में रखने की कोशिश करेंगे और बच्चे सब कोशिश करें कि इसके साथ बरखान की जो आकृति है जो मैंने अभी सबकी एक साथ बनाई थी वो भी आप यहाँ खुद से बनाएं, वहां देख करके याद करके वापस खुद से बनाएं कि किस तरह से दो सिंहनुमा भुजाएं हैं, सामने हवा के सामने की तरफ उत्तल और विपरीत दिशा में अवतल किस तरह से है, 90 डिग्री पर किस तरह स्थित है, तो वो सारी चीजें आप बनाएंगे। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं। बरखान जो होता है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो इसके बारे में पहला पॉइंट होता है यह, एक तो क्या है, जितने भी बालू का स्तूप है ना हम देख रहे हैं, जितनी तरह के बालू का स्तूप देखेंगे उनमें सबसे अगर गतिशील कोई है तो यही वाला है बरखान। और गतिशील से मतलब क्या है, पवनों के साथ इसका स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह तेजी से होता है। और मरुस्थल का जो विस्तार हो रहा है लगातार, विस्तार किस तरफ हो रहा है, तो पश्चिमी भाग में मरुस्थल है राजस्थान के, तो पूर्वी भाग की तरफ बढ़ रहा है और बेसिकली सबसे ज्यादा तो बढ़ रहा है उत्तर पूर्व की तरफ। तो ये जो विस्तार हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण ये जो बरखान बालू का स्तूप है वही है। तो पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में, पहला एरो बना करके या जैसे भी आप लिखना चाहें, यह सबसे गतिशील बालू का स्तूप है। यह सबसे गतिशील बालू का स्तूप है इसलिए, इसी में आगे लिख लें, इसलिए मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण क्या होता है, मरुस्थल का बढ़ना। मरुस्थलीकरण के लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि कौन सा ऐसा बालू का स्तूप है जो मरुस्थलीकरण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, तो आपका जवाब क्या होगा, बरखान। मरुस्थलीकरण के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक हो सकता है आपसे इसकी लगभग हाइट पूछ ली जाए,
तो 10 से 20 मीटर का होता है ये, ऊंचाई में लगभग 10 से लेकर के 20 मीटर का होता है। इसके बाद नीचे सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, तो आपसे पूछ सकता है इसका विस्तार, कि ये जो बालों का स्तूप है बरखान वाला, वो सबसे ज्यादा है कहाँ। तो यह है सर्वाधिक विस्तार। तो उसमें हम लिखेंगे, एक तो अभी क्लास के शुरू में ही हम डिस्कस कर रहे थे, चूरू का भालेरी गांव, इस गांव में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ है, तो लोणकरण सर, बीकानेर। इसके अलावा बीकानेर में ही करणी माता। करणी माता के अलावा और थोड़ा सा डीप में जाएं तो ओसिया। और ओसिया कहाँ है, जोधपुर में। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जिनको हमें थोड़ा सा याद रखना है, कि बरखान का सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ कहाँ है। तो चूरू का भालेरी गांव है, शेखावटी का एक जिला है चूरू, उसका भालेरी गांव, लूणकरण सर, करणी माता, ओशिया, ये इंपॉर्टेंट भाग हैं जहाँ पर ये पाया जाता है। अब हम इसके बारे में मेन मेन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सारे देख चुके हैं, बरखान के बारे में किस तरह से बनता है, ठीक है। किस तरह की जो उत्तल अवतल वाली साइड वो भी हमने देख ली। सबसे ज़्यादा गतिशील है, मरुस्थलीकरण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, और सबसे ज़्यादा विस्तार कौन कौन सी जगह है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं सेकंड नंबर पर, उनमें से कोई सा भी ले लेते हैं। जैसे मान लिया हमने ले लिया अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अब जैसे इसके नाम से है, अनुप्रस्थ, प्रस्थान के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच का मतलब है 90 डिग्री के एंगल पर, समकोण पर, इस तरह से सामने जाकर के पवन के टकराएगी। और ये कैसे बनता है, तो ये जनरली वहां बनता है जैसे उसको कोई सपोर्ट मिल गया। जैसे मान लीजिए कोई स्थलाकृति पहले से बनी हुई है, उससे हवा टकराई, ऊपर की तरफ उठी, तो उसके साथ जो मिट्टी थी वहां जमाव हो गया। इस तरह से इसका निर्माण होता है जनरली। तो इसमें केवल एक पॉइंट हम लिखेंगे, पवन की दिशा के समकोण पर। पवन की दिशा के समकोण पर निर्मित। बस एक तो ये चीज इसके बारे में फैक्ट है। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम देखें इसके बारे में, तो वो है इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। तो विस्तार के हिसाब से हम देखें, सर्वाधिक विस्तार, तो वो है बाड़मेर जिले में। बाड़मेर के अलावा रावतसर एक जगह है हनुमानगढ़ के अंदर। चूरू में भी है। तो ये तीन ऐसी जगह हैं इंपॉर्टेंट। बाड़मेर में इसका विस्तार है, रावतसर हनुमानगढ़ में इसका विस्तार है, और चूरू जिले में इसका विस्तार है सबसे ज्यादा। इसके अलावा नंबर थर्ड पर देखते हैं, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। देखिए, अब इसको याद करने का एक तरीका हो सकता है, अनु दैर्ध्य, दैर्ध्य में दै आ रहा है, तो जैसी पवन की दिशा वैसे ही इसकी दिशा, मतलब उसके समानांतर। पवन ऐसे चल रही है तो इसकी स्थिति कैसी होगी, ऐसे बनेगा ये। तो इसके अंदर लिखेंगे हम, इसका निर्माण
पवन की दिशा के समानांतर होता है। और वही सेकंड पॉइंट, सर्वाधिक विस्तार। तो इसका सर्वाधिक विस्तार है, सबसे ज़्यादा तो है जैसलमेर जिले में है ये। इसके अलावा बाड़मेर में भी है, बीकानेर में भी है और फलोदी में भी है। तो हम लिखेंगे सर्वाधिक विस्तार। सर्वाधिक विस्तार में जैसलमेर में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा है बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी। ये कुछ ज़िले हैं इम्पोर्टेंट जहाँ पर इसका विस्तार है। तो हमने अब तक देखा बरखान, बरखान के बाद हमने देख लिया अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, अनुप्रस्थ के बाद हमने देख लिया अनुदैर्ध्य। इनका विस्तार कहाँ कहाँ है और विशेषताएं क्या हैं इनकी, किस तरह से ये बनते हैं, ये सब चीज़ें। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे मान लीजिए बालुका स्तूप के अंदर से पूछ लिया कि कौन सा ऐसा बालुका स्तूप है जो सबसे ज़्यादा गतिशील है, तो जवाब आ जाएगा बरखान। कौन सा ऐसा बालुका स्तूप है जो मरुस्थलीकरण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, उसमें भी आंसर आ जाएगा बरखान। चूरू के भालेरी गांव में, या फिर बरखान का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो चूरू के भालेरी गांव में। इसके अलावा बाकी जो तीन मैंने लिखवाए थे, करणी माता, लून क्रंसर, ओशिया, वो भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। फिर आपसे पूछ सकता है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पवन की दिशा के समकोण पर स्थित बालुका स्तूप निम्न में से कौन सा है। तो आपको उसमें ऑप्शन याद होना चाहिए कि समकोण पर मतलब 90 डिग्री के एंगल पर कौन सा बनता है, या फिर पवनों की दिशा के समानांतर कौन सा बालुका स्तूप बनता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए अनुदैर्ध्य बनता है। विस्तार इन दोनों का देख लेंगे हम, अनुप्रस्थ का सबसे ज्यादा बाड़मेर, रावतसर, चूरू। अनुदैर्ध्य का देख लेंगे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलौदी। ऐसे वापस मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि जहां मैं बता रहा हूँ केवल वही विस्तार है, थोड़े थोड़े रूप में बाकी सब जिलों में भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट और ज्यादा विस्तार वाली जगह हमने देख ली। इससे आगे चलते हैं, नंबर थर्ड तक हो गया था ना, फोर्थ। परवलयिक, परवलयिक बालुका स्तूप। इसका दूसरा नाम हमने चित्र बनाते समय भी डिस्कस किया था। इसमें पहला ही लिख लो अन्य नाम। तो इसकी जो संरचना है, जो आकृति है दिखने में, उसके हिसाब से इसका नाम क्या है, हेयर पिन बालुका स्तूप। अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हेयर पिन की तरह आकृति में कौन सा बालुका स्तूप है, तो आपको जवाब पता होना चाहिए, परवलयिक। ये कैसे बनता है, तो बरखान का उल्टा। कैसा बनेगा, बरखान का उल्टा। हमने चित्र देख लिया था, बरखान में उत्तल वाली भुजा हवा की दिशा में थी, और इसमें अवतल वाली भुजा हवा की दिशा में रहेगी, तो ये बरखान का उल्टा होता है। सवाल ये भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा बालुका स्तूप है जो बरखान बालुका स्तूप के जस्ट उल्टा होता है आकृति में, संरचना में। अब अगला इसमें देख सकते हैं, अच्छा विस्तार अगर देखेंगे परवलयिक का, तो ओवरऑल ऐसा ये एकमात्र बालुका स्तूप आप कह सकते हो जिसका सभी जिलों में सबसे ज्यादा विस्तार है। तो इसमें कोई एक इंपॉर्टेंट नहीं लिखेंगे, हम लिख लेंगे लगभग सभी जिलों में विस्तार, ये सबसे ज्यादा है। इसके अलावा नंबर फिफ्थ पर देख लेते हैं, परवलयिक तक हो गया ना।
फिर है स्रब का पीस। और उस तल में जो भी झाड़ी मिलेगी उस झाड़ी के पास मिट्टी के जमाव से बन जाते हैं। तो नीचे हम लिखेंगे मरुस्थल में मरुस्थल में झाड़ी के पास मिट्टी का जमाव होने से बने बालों का स्तूप। मिट्टी का जमाव होने से बने बालों का स्तूप। नोट्स आप अच्छे से बनाना ताकि दोबारा अगर आप पढ़ो इनको रिवीजन करो तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। तो कौन सा बालों का स्तूप? ऐसा बालों का स्तूप जो झाड़ी के पास मिट्टी का जमाव होने से बनते हैं। इनके बारे में भी आप लिख सकते हो कि ये भी लगभग लगभग पूरे जहां भी झाड़ी मिलेगी रेगिस्तानी एरिया में जहां भी झाड़ होगी वहां पर ये होगा। तो लगभग सभी जिलों में विस्तार है। नंबर 6 पे लिख लें नेव खां। इसी के पास सब्र काफी जो होता है स्रब काफी उसी के पास होता है। इसको आप कह सकते हो स्रब कापीस का छोटा रूप। जो झाड़ी के पीछे की तरफ बनता है। ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 7 पर तारा बालों का स्तूप स्टार ड्यून। ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। दिखने में ये कैसा दिखता है? तारे की तरह, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? तारा का बालों का स्तूप। अब इसमें क्या है हमने देख लिया था 3 से ज़्यादा भुजाएं इसकी बन जाती हैं। हवा अगर अपनी चारों तरफ से एक बार दिशा बदलती रहती है तो जो पथरीला भाग होगा वहाँ मिट्टी का जमाव भुजाओं के साथ हो जाता है तो उसको तारा बालों का स्तूप कहते हैं। तो नीचे लिखेंगे पवन की दिशा बदलने से पथरीले तलों पर, मतलब बेस जो होता है तल का मतलब उसका बेस, पथरीले तलों पर 3 भुजाओं से पथरीले तलों पर 3 भुजाओं से अधिक भुजाओं के साथ, 3 भुजाओं से अधिक के साथ मिट्टी का तारे नुमा जमाव, जैसे तारा होता है ना उसकी तरह जमाव, उसी को क्या कहते हैं? तारा का बालों का स्तूप। और तारा बालों का स्तूप जो है वो कहाँ है, मतलब सर्वाधिक विस्तार इसका कहाँ है? तो हम लिख सकते हैं नीचे देखिए स्रब का पीस, नेवखा और परवलई, इन तीनों के लिए हमने क्या लिखा है कि लगभग लगभग हर जिले में इनका विस्तार है। बाकी जिनके लिए हम पॉइंट आउट करके लिख रहे हैं उनको थोड़ा सा आप ज़्यादा ध्यान से देखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा बन जाते हैं।
अब विस्तार कहाँ कहाँ है, तो इसमें है सोहनगढ़ व मोहनगढ़, ये दो तो हैं जैसलमेर के अंदर। ये दो तो हैं, दो जगह ऐसी हैं जो जैसलमेर में है जहाँ पर तारा बालू का स्तूप मिलते हैं, और एक है अनूपगढ़, और ये कहाँ है, श्री गंगानगर। SGN लिख रहा हूँ मैं, आप इसमें लिख लेंगे श्री गंगानगर। इसके अलावा एक पुंगल नाम की जगह भी है, और ये कहाँ है, बीकानेर। देखिए शॉर्ट फॉर्म समझना है आपको, BKN मतलब बीकानेर। ये तीन चार महत्वपूर्ण ऐसी जगह हैं जहाँ पर इसका विस्तार है, सोहनगढ़, मोहनगढ़, अनूपगढ़ श्रीगंगानगर में जो है, और पुंगल बीकानेर। इन जगहों पर तारा बालू का स्तूप का विस्तार है। इसके अलावा और एक और रह गया ना आपने, नेक्स्ट एक और लिखते हैं नंबर 8 पर, सीप। सीप में भी क्या होता है, पवन की दिशा, जो बरखान पहले से बना हुआ होता है, पवन की दिशा बदलती है थोड़ी सी, और बरखान की एक जो भुजा है वो थोड़ी आगे बढ़ जाती है, दूसरी भुजा खत्म हो जाती है, तो उससे बनता है सीप। तो हम नीचे लिख लेंगे पवन की दिशा व गति में बदलाव से। पवन की दिशा व गति में बदलाव से बरखान की एक भुजा आगे की तरफ बढ़ जाती है, बरखान की एक भुजा आगे की तरफ बढ़ जाती है, वह एक अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य का मतलब है हवा के समानांतर, बालों का स्तूप बना लेती है। इसी को क्या कह देंगे, सीप। और इसका विस्तार भी लगभग, जहां बरखान का विस्तार मिलेगा हमें, वहां सीप का भी मिलेगा, क्योंकि बरखान से ही सीप का निर्माण हो रहा है। ये नंबर 8 तक पहुंचे। एक छोटा सा और रह गया इसमें, वो भी आप लिख लें साथ में, प्लूनेट, नंबर 9, लोनेट। इसमें पहला पॉइंट लिख लेंगे, नवचंद्रा फॉर्म में रहता है ये, और गर्त के तल के सहारे मिट्टी के जमाव से बनता है। गर्त के तल के सहारे, तल कौन सा, जो ऊपर से नीचे की तरफ उतरता है, मान लीजिए ये है, ये गर्त है, तो यहाँ जो तल है उसका कम ढाल वाला जो तल है वहां बनेगा, जमाव से निर्मित बालू का स्तूप। और इसको अगर आप एग्जाम से में पूछ भी लें आपसे, तो बरखान का छोटा रूप भी इसको माना जाता है। तो ये हमने बेसिकली बालू का स्तूप के बारे में आज बात करी है। टॉपिक अगर एक बार सारे देखें हम, फर्स्ट से, शुरुआत हमने क्लास की करी थी राजस्थान के भौतिक प्रदेश हेडिंग के साथ, जिसमें हमने देखा पश्चिमी रेतीला मरुस्थल का विस्तार और क्षेत्रफल। पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है वो लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, हरिमोहन जी सक्सेना जी ने बताया। और NCERT की बुक्स के हिसाब से हमने निकाला है 2,06,400
वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसके अलावा हमने देखा फिर मैप में कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर पश्चिमी रेतीला मरुस्थल का विस्तार है। तो हमको पता लगा कि 15 ऐसे जिले हैं जिनमें इसका विस्तार है, और एक जिला जिसमें आंशिक रूप से दक्षिणी पूर्वी ब्यावर जो है वहां पर भी रेतीला मरुस्थल का विस्तार है। ये 15 जिलों की एक लिस्ट है, जिनमें से ऊपर की तरफ श्रीगंगानगर से अगर आप पश्चिमी सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसके साथ नीचे उतरेंगे तो बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, और इस तरफ हरियाणा और पंजाब के साथ सीमा बनाने वाले जो जिले हैं उनमें हनुमानगढ़ से नीचे की तरफ आएंगे तो चूरू, चूरू से झुंझुनू, सीकर, अंतर्वर्ती जिले जो हैं जोधपुर, पाली, जालौर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, बालोतरा, फलौदी, ये सब मिला करके, और ब्यावर का दक्षिणी पश्चिमी भाग, ये सब जो जिले हैं यहाँ पर विस्तार है। फिर हमने देख लिया था थार का मरुस्थल का टोटल विस्तार, तो 85% भारत में है, 15% पाकिस्तान में है, जिसमें से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में अलग अलग हमने डिवाइडेशन देख लिया। थार का मरुस्थल जो है वो सहारा मरुस्थल, थार का मरुस्थल और अरवर मरुस्थल को मिला करके कहते हैं ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल। और उन्हीं सभी का डिवाइडेशन क्या है, उन सब का डिवाइडेशन ही, जैसे डिवाइडेशन का मतलब है ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का ही भाग क्या है, थार का मरुस्थल, उसको हमने यहाँ डिवाइड कर रखा है। उसके बाद हरियाणा में 6%, पंजाब में 8%, राजस्थान में 58% और गुजरात में 13% इसका भाग है। भारत के थार के मरुस्थल का 62%, मैंने आपको कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए बताया था कि 58% और 62% में कन्फ्यूज नहीं होना है। 58 का मतलब है संपूर्ण थार के मरुस्थल का 58% राजस्थान में है, और 62 का मतलब है भारत में जितना है उसका लगभग 62% यहाँ है। बालू का स्तूप, भवनों के द्वारा मिट्टी का जमाव, फिर हमने 8 से 9 तरह के बालू का स्तूप देखे, उनका विस्तार कहाँ कहाँ है वो सब देखा। नोट्स आपने बना लिए होंगे, एक बार मैं सारे आपके सामने चला देता हूँ, आप इनको देख देख करके पॉज कर लें, मैं कुछ देर के लिए रुकूंगा, अगर गलती से छूट भी गया है कुछ तो। ये नक्शे में हमने देखा कि कौन से ऐसा पश्चिमी मरुस्थल का कौन सा ऐसा भाग है जहाँ बालू का स्तूप नहीं है। ये 85,660 वर्ग किलोमीटर है, ये मैंने आंकड़ा शायद नहीं लिखा, आप यहाँ लिख सकते हैं। बालू का स्तूप मुक्त जो क्षेत्र है ये वाला, इसका क्षेत्रफल है 85,660 वर्ग किलोमीटर, और ये संपूर्ण रेतीला मरुस्थल का कितना भाग है, तो 41.5%। इसके अलावा बालू का स्तूप युक्त में क्या आएगा, 58.5%। और ये हमारे अलग अलग तरह के जो बालू का स्तूप थे वो हैं। बरखान हमने देख लिया, उसके बाद उसकी विशेषताएं देखी, कहाँ उसका विस्तार है वो देखा। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप देखा, उसका विस्तार देख लिया, पवन की दिशा के समकोण पर होते हैं। अनुदैर्ध्य देख लिया, कहाँ ज़्यादा पाया जाता है। परवलिक देखा, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। स्रब कापीज देख लिया, मरुस्थल में झाड़ी के पास होता है। तारानुमा बालू का स्तूप देख लिया। सीप देखा, बरखान से सीप का निर्माण होता है। लोनेट देख लिया। ये हमारी आज की पूरी क्लास थी। बचा हुआ जो भी है पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, शायद हो सकता है 1 या 2 क्लासों में और हो, वो हम डिस्कस करेंगे इससे अगली क्लास।